हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं बेटा आप सब। चलिए फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक हमारे लिए है फ्रेसनेल्स डिस्टेंस। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? फ्रेसनेल्स डिस्टेंस। बेसिकली ये जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली हमें एग्जाम्स में देखने मिल रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डेफिनेटली एग्जाम्स में आ रहे हैं, इसलिए हम ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। फ्रेसनेल्स डिस्टेंस बेसिकली देखा हम लोग क्या हुआ ना, हमने दो टॉपिक कवर किए हैं। एक हमने रे ऑप्टिक्स कवर किया है और एक हमने वेव ऑप्टिक्स कवर किया है। तो जो फ्रेसनेल्स डिस्टेंस है बेटा, बेसिकली ये बोलना चाहिए दिस इज द लिमिट। ये क्या है? ये एक लिमिट है। किसका लिमिट है? तो लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स है। क्या बोलते हैं हम इसको कि ये क्या है? लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स है। फ्रेसनेल डिस्टेंस हमें बेसिकली ये बताता है कि कौन सा डिस्टेंस है जहाँ तक आपका रे ऑप्टिक्स वैलिड है और किस डिस्टेंस के बाद हमें, देखो मैं सीधी वर्ड में बोलूँ तो अगर हम रे ऑप्टिक्स पढ़ लें चाहे हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ लें, सब में हमने लाइट और वेव पढ़ा है और सबका आउटपुट हमें क्या मिलता था? एक इमेज मिलती थी। सबका आउटपुट हमें क्या मिलता है? एक इमेज ही तो मिलती है ना। तो फ्रेसनेल्स डिस्टेंस एक ऐसा डिस्टेंस है जो ये बताता है कि किस डिस्टेंस तक की इमेज को स्टडी करने के लिए हमको रे ऑप्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी और किस डिस्टेंस तक इमेज की स्टडी करने के लिए हमको वेव ऑप्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने क्या बोला कि अगर हम चाहे क्या ले लें, देखो समझो, अगर हम रे ऑप्टिक्स पढ़ें चाहे हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ें, ठीक है, अगर हम रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं चाहे हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, दोनों टॉपिक अगर हम कवर कर रहे हैं तो बेटा दोनों टॉपिक में हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। दोनों टॉपिक अगर हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो जब भी आप दोनों टॉपिक पढ़ोगे हमारा फाइनल आउटपुट किसके बारे में होता है? इमेज के बारे में। हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हैं? इमेज के बारे में। तो फ्रेसनेल्स डिस्टेंस एक ऐसा डिस्टेंस है जो हमें ये बता के देता है कि किस डिस्टेंस तक के इमेज की स्टडी को करने के लिए हमें रे ऑप्टिक्स की ज़रूरत है और किस डिस्टेंस तक की इमेज को स्टडी करने के लिए हमें वेव ऑप्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। डिस्टेंस है बेसिकली, फ्रेसनेल्स कुछ अलग नहीं है। ये क्या है? एक डिस्टेंस है जो ये बता देता है कि भाई हाँ, इस डिस्टेंस तक की इमेज है तो इसको रे ऑप्टिक्स से समझ सकते हो, इस डिस्टेंस से ज़्यादा है तो इसको रे ऑप्टिक्स से नहीं समझ सकते, इसको आपको वेव ऑप्टिक्स से समझना पड़ेगा। क्लियर हुआ चीज़ कि क्या बताता है फ्रेसनेल्स डिस्टेंस? बेसिकली इसीलिए बोलते हैं लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स है। क्यों? ये बता देता है कि भैया देखो, ये मान लो पूरा डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये बता देगा कि अगर इस डिस्टेंस तक अगर आपको यहाँ पे इमेज देखनी है तो यहाँ के इमेज को किससे देख लो? रे ऑप्टिक्स से आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ इस डिस्टेंस पे आपको इमेज देखनी है तो आपको ये रे ऑप्टिक्स से आप नहीं समझ पाओगे, इसको आप वेव ऑप्टिक्स के पैरामीटर्स के बेसिस पे या वेव के रूल अप्लाई करके देखो। तो बेसिकली इतना क्लियर हुआ कि फ्रेसनेल डिस्टेंस क्या है? एक डिस्टेंस है जो क्या करता है? ये बताता है कि किस डिस्टेंस के इमेज को स्टडी करने के लिए हमें रे ऑप्टिक्स की ज़रूरत है, किस डिस्टेंस की स्टडी हम रे ऑप्टिक्स से नहीं कर सकते, हमें उसमें किस में जाना पड़ेगा? वेव ऑप्टिक्स में जाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ठीक, अगर इतना क्लियर हो गया तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे बनाती हूँ। डायग्राम में थोड़ा एनालिसिस है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ और अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो हमारे पास बेटा क्या होता है, एक हमारे पास ऐसी ओपनिंग होती है, ठीक है, एक हमारे पास ऐसी ओपनिंग है। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है? लाइट का सोर्स है। जब ये हमारे पास ओपनिंग है, अपर्चर है, अगर ये लाइट सोर्स यहाँ से निकलेगी तो ये लाइट सोर्स ऐसी जाएगी, ये लाइट सोर्स ऐसी जाएगी, ठीक है, ये लाइट सोर्स यहाँ से निकली और ये लाइट सोर्स यहाँ से निकली। अब मान लो ये हमारे पास क्या है? स्क्रीन है। ये क्या हो गया बेटा? स्क्रीन हो गई। तो ये हमारी स्क्रीन है और ये हमारे पास, तो ये तो नॉर्मली आपको पता ही है क्या है, ठीक है। देखो अब ये हमारे पास स्प्लिट जैसा डबल स्लिट लेते थे ना, तो ये हमारे पास क्या है? सिंगल स्लिट है और ये मेरा क्या है? सोर्स है। तो देखो सोर्स से लाइट निकल रही है तो ये ऐसी जाएगी। अब थोड़ा एनालिसिस यहीं से शुरू करते हैं। अब देखो हम ये जैसे लाइट अगर मैं मानूं, देखो हमें दोनों पैरामीटर समझने, रे ऑप्टिक्स का भी और वेव ऑप्टिक्स का भी। तो
रे ऑप्टिक्स की ग्राफ और वेव ऑप्टिक्स की ग्राफ, दोनों ग्राफ मैं यहाँ प्लॉट करने जा रही हूँ। अब आप समझना कि दोनों के ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करेंगे। क्लियर? जैसे एक बात बताओ, टॉर्च से लाइट निकलती है। अगर आप टॉर्च बनाते हो, या मान लो जैसे हम टॉर्च देखते हैं, तो अगर मान लो ऐसा मेरे पास यहाँ पे टॉर्च है, अगर यहाँ से लाइट निकलेगी तो ये ऐसे लाइट निकलती है ना, ऐसे फैलती जाती है। भाई टॉर्च जला लेते हो, ऐसे टॉर्च जला लो और उसके सामने में क्या रखो, ऐसे हाथ रख दो, ठीक, तो उसमें उस टॉर्च की ऐसे गोल सी इमेज बन जाएगी, लाइट जो निकल रहा है उसकी, ठीक। और दूर करो, वो जो इमेज का साइज है गोल का वो बड़ा, ये पहले यहाँ इतनी बड़ी इमेज बनेगी। इस दीवार में पहले क्या करते हो, जब टॉर्च जलाते हो लाइट गोल रहता है, पहले हाथ में रख के देखते हो छोटा सा गोल बनता है, फिर दीवार में करके देते हो और बड़ा सा उसका इमेज बनता है ना। फिर किसी और दूसरे वाले घर में लाइट मारने लगते हो, लाइट गोल होता है तो उसमें देखना और बड़ा सा इमेज बनता है। तो वो इमेज बेसिकली किसका बन रहा है, ये जो अपर्चर है ना, जो ओपनिंग है जहाँ से लाइट निकल रही है, इसी की इमेज बनती है। देखो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये लाइट ऐसे ही निकली और इतना बड़ा इमेज बना, किसका बना, इस अपर्चर का ही बना। और थोड़े दूर में लाइट मारने लग जाओ, नहीं हमको इतने दूर में संतुष्टि नहीं, हम और दूर में चढ़ाएंगे, तो लाइट ऐसे निकली और इसका इतना बड़ा इमेज बनने लगा। तो बेसिकली क्या है ये, अगर हम डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, लाइट क्या हो रही है, लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती, बोलोगे अब मैडम स्ट्रेट लाइन नहीं है, इंक्लाइंड है, तो भाई इंक्लाइंड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रेट ओनली। तो ये लाइट सीधा ऐसे निकल रही, कहीं कर्व में तो नहीं मुड़ जा रही ना, स्ट्रेट ही ना जा रही है। तो यहाँ से निकल रही है और यहाँ जा रही है, यहाँ से निकल रही है इधर जा रही है। तो मतलब ये जो ग्राफ है ये मेरा किसका ग्राफ है, रे ऑप्टिक्स का ग्राफ है। अगर मैं बोलूँ कि रे ऑप्टिक्स के बेसिस में अगर मुझे देखना है, तो मैं अगर डिस्टेंस चेंज कर रही हूँ, स्क्रीन का डिस्टेंस अगर चेंज कर रही हूँ तो इमेजेस ऐसे दिखेंगे, ठीक है। अगर हम स्क्रीन का डिस्टेंस चेंज करते हैं, ये डी डिस्टेंस है, ये डी और D1 है, तो स्क्रीन का डिस्टेंस अगर चेंज कर रहे हो तो इमेज का साइज भी क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। क्लियर? तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कहीं ना कहीं किसका ग्राफ बताता है, रे ऑप्टिक्स का। तो मतलब अगर मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है तो ये वाला ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है आपका किसका, रे ऑप्टिक्स का। रे ऑप्टिक्स के रूल से बनाया हुआ ग्राफ है ये। ग्राफ किसके रूल से बनाया है, मैंने रे ऑप्टिक्स रूल से बनाया है, ठीक। देखो ये जो मैं बताने जा रही हूँ बेटा, ये आपको कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, इसको बुक में खोजने की कोशिश मत करना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा समझने के लिए, कोई आपको ये नहीं बता के देगा कि ये रे ऑप्टिक्स के रूल से बनाया हुआ ग्राफ है, वो डायरेक्टली आपको बताएगा, फॉर्मूला लिखेगा, ख़त्म करेगा। लेकिन थोड़ा समझो, ठीक है। अब देखो, ठीक, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल की, तो मतलब अभी इमेज कितनी बड़ी मिली, देखो इतना छोटा सा अपर्चर था, इतना छोटा सा, ये थोड़ा टच करते हुए निकालना ना, मेरा थोड़ा दूर हो गया। तो ये इतना छोटा सा अपर्चर था, लेकिन क्योंकि हमने दूर पे स्क्रीन बनाई इसलिए इसका इमेज कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा इमेज बना। किसके कारण, रे ऑप्टिक्स के कारण। लाइट क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल की, इस ओपनिंग का, इस अपर्चर का इतना बड़ा इमेज बना है। क्लियर? आप एक बात बताओ, जब हमारे पास हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे बेटा, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि भाई लाइट जब यहाँ से निकलती तो डिफ्रैक्ट कर जाती है, और डिफ्रैक्ट करती तो वो ऐसी चली जाती है, ये पढ़े थे। ये हमने ऐसा डायग्राम बनाया था, और यहाँ पे हमें मिला था फर्स्ट डार्क, और इन दोनों के बीच में मिला था क्या, सेंट्रल ब्राइट। इस सेंट्रल ब्राइट की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, सेंट्रल ब्राइट की 2λ/d/a ऐसी निकालते थे सेंट्रल ब्राइट की वैल्यू, जब वेव पढ़ रहे थे तब, ठीक। नहीं आता रहोगे, एक बार क्लास रिवाइज करके देखना, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो, मैंने ये देखा कि भाई अगर हम किससे चलें, अगर हम वेव से चलें, ये दिख रहा है क्या, अगर हम वेव के बेसिस पे देखें तो वेव के बेसिस पे जो सेंट्रल ब्राइट मिलता है, सेंट्रल ब्राइट मतलब सेंटर का ब्राइट, और सेंट्रल ब्राइट मतलब क्या है बेटा, इस ओपनिंग का इमेज ही तो है। वो ऊपर में डार्क हो गया, नीचे डार्क हो गया, सेंटर पे ब्राइट मतलब मिला, मतलब वो क्या है, ये जो ओपनिंग मिली है इसका वो कहीं ना कहीं इमेज ही है, सीधी सी बात है ना। और वो सेंट्रल ब्राइट हम कैसे निकाल रहे थे, 2λ/d/a करके। फॉर्मूला हो सकता है मैं थोड़ा मिस्टेक लिख रही होंगी, तो एक आध बार आप वापस से कॉपी चेक कर लेना, सेंट्रल ब्राइट की वैल्यू देख लेना, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट का क्या फॉर्मूला था। अब देखो, जब d की वैल्यू, ये हमारा d है,
ये हमारा क्या है, डी है। ठीक है, ये कहाँ से आ गया पता नहीं। अब लड़कियों के बाल ना झड़े ऐसे कैसे पॉसिबल है। ये हमारा क्या है, डी है। ठीक है, तो देखो अगर हम इस फॉर्मूले में डी की वैल्यू चेंज करते जाएं, लैम्डा कांस्टेंट, ए क्या है, यहाँ पे ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग ए, याद आ रहा है कुछ, सब भूल भाल तो नहीं है। और अगर इस फॉर्मूले में डी की वैल्यू को चेंज करते जाओ, 0 से लेकर डी तक जाओ, तो आपको क्या मिलता है, एक नया कर्व मिलता है। और वो कर्व कैसा मिलता है बेटा, वो कर्व ऐसा मिलता है, थोड़ा इंक्लाइंड होता हुआ। ठीक है, अगर हम उस कर्व को प्लॉट करें तो वो कर्व हमें ऐसा मिलता है। ये थोड़ा मेरा अलग ही टाइप का कर्व बन गया है, सीधा सीधा कर्व बनाना। ठीक है, हाइपरबोला टाइप से। अब एग्जैक्टली हाइपरबोला होता है करके लड़ने मत लग जाना मेरे से, थोड़ा सा बैंड होता है एक्चुअली, यहाँ तक नहीं आता, बस ये है। तो अब देखो, अब बताओ कि यहाँ पे देखो, अब इतना दूर तक इसके ऊपर हमें क्या मिल रहा है, डार्क, इसके ऊपर क्या मिल रहा है, डार्क। मतलब ये जो है वेव ऑप्टिक्स के कारण ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा मिला। तो मतलब अब अगर लाइट वेव है तो मतलब उसका जो ब्राइटनेस होगा वो यहाँ से यहाँ तक है। मतलब ये वाली जो इमेज बन रही होगी, देखो यहाँ तक बन रही, मतलब इतना बड़ा गोला बन रहा होगा इमेज में, लेकिन इसके ऊपर एक और ब्राइटनेस का इफेक्ट आ रहा है। मतलब एक्चुअल में जो डायग्राम बन रहा होगा ब्राइटनेस का, वो इतना बड़ा पूरा बन रहा होगा। तो मतलब यहाँ पे जो इमेज फाइनल दिख रही होगी वो किसके कारण दिख रही होगी, वेव के कारण। भाई खुद सोचो। अब देखो, चलो थोड़ा एनालिसिस करो। अगर मैं बोलूँ कि मेरा सेक्शन या स्क्रीन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन, तो अब इमेजिन करो इस पॉइंट का इमेज कैसा दिख रहा होगा। जो रे के कारण जो डायग्राम दिख रहा होगा वो इतना बड़ा दिख रहा होगा। इमेजिन कर पा रहे हो, रे वाला डायग्राम इतना बड़ा बन रहा होगा, लेकिन उसके ऊपर वेव जा रहा है, उसके ऊपर वेव जा रहा है, मतलब वेव के कारण और ज़्यादा ब्राइटनेस का गोला बढ़ गया होगा। तो तुमको तो ब्राइटनेस ही दिख रही है भाई, रे तो बस इतना ही ब्राइटनेस क्रिएट कर पा रहा है, लेकिन वेव उससे और ऊपर भी ब्राइटनेस क्रिएट कर पा रहा है। तो फाइनली जो इफेक्ट है वो किसका है, वेव का ही है। मतलब यहाँ पे देखो, इस साइड पे, यहाँ पे देखो वेव का डायग्राम नीचे है। ठीक है, वेव की प्रॉपर्टी नीचे है। मतलब अगर मैं इस सेक्शन पे क्या करूँ, बोलूँ कि इमेज की स्टडी करूँ, तो इस सेक्शन में देखो ब्राइटनेस, तो जो वेव नेचर वाला जो ग्राफ है उसके कारण जो इमेज बन रही है वो इतनी सी बन रही है, और जो रे ऑप्टिक्स के कारण ग्राफ है वो ग्राफ इतना बड़ा बन रहा है। तो मतलब ये इतना ही ब्राइटनेस दिखा रहा है रे वाला और वेव वाला, और रे वाला उससे ज़्यादा ब्राइटनेस दिखा रहा होगा। इस सेक्शन का सब इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसे लाइट सोर्स आ रही है, यहाँ पे सेक्शन रखे हो, तो यहाँ से लाइट सोर्स में भाई वेव के कारण छोटा सा डायग्राम बन रहा होगा, और वेव के कारण छोटा डायग्राम बन रहा होगा, रे के कारण उसी में और ब्राइटनेस बढ़ गया। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे इफेक्ट किसका दिख रहा होगा, रे का दिख रहा होगा। मतलब एक देखो, जब हम इधर जा रहे हैं तो यहाँ पहले शुरू में ग्राफ जो है वेव का वो नीचे है। मतलब यहाँ पे भी किसका इफेक्ट, रे ऑप्टिक्स का इफेक्ट। अगर यहाँ इस डिस्टेंस पे स्टडी करनी है तो एक देखो, एक पॉइंट ऐसा दिख रहा है, मान लो ये वाला पॉइंट, ये एक पॉइंट ऐसा दिख रहा है, ये थोड़ा ग्राफ को ऐसे मिलाते हुए बनाना। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों बराबर हैं, यहाँ पे दोनों बराबर हैं। उसके पहले देखो, अगर मैं इधर देखूं तो ये सब में रे का ग्राफ बाहर की तरफ है, मतलब यही क्या, इसके कारण आप इमेज की स्टडी करोगे। फिर इधर देखो, इधर में क्या है, इधर में वेव वाला डायग्राम बाहर है। डायग्राम बाहर है या कर्व बाहर है, इसका कुछ मीनिंग इमेजिन कर पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि जब आप बेटा ऐसे टॉर्च लगाओगे ना, ऐसे टॉर्च लगाओगे और सामने इमेज उसकी प्लॉट करोगे, तो अगर लाइट सीधी लाइन में चल रही होती तो वो इतना ही बड़ा इमेज बनाती। ठीक, थियोरेटिकली बोल रहा हूँ कि अगर सीधी लाइन में चलती तो इतना ही बड़ा इमेज बनाती, लेकिन वो एक्चुअल में सीधी लाइन में नहीं चलती, इसलिए वो इतना बड़ा इमेज बनाती है। ठीक है, और ये अगर हम उसको रे ऑप्टिक्स से स्टडी कर लिए तो हमने थियोरेटिकली हम उसको इस स्टडी कर लेंगे, बट एक्चुअल में वो ये साइज का होगा। तो कुछ एनालिसिस कर पा रहे हो। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर हमें इस डिस्टेंस तक स्टडी करनी है
अगर मुझे ये वाले डिस्टेंस तक स्टडी करनी है तो मैं किसकी स्टडी करूं, रे ऑप्टिक्स के बेसिस पे स्टडी करूं, तब मुझे सही इमेज पता चलेगी कि हाँ ये एक्चुअल इमेज मिल रही होगी। अब मान लो इस डिस्टेंस के बाद की स्टडी करनी है तुमको, और तुम बेसिस में किसके बेसिस में, रे ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट के बेसिस में स्टडी कर रहे हो, लेकिन तुमको इमेज कौन सी मिल रही होगी, वेव की इमेज मिल रही होगी, तो तुम तो गलत स्टडी कर लिए ना। ठीक है, तो बस यही एक कॉन्सेप्ट है, यही ट्रांजिशन कौन बताता है आपको, आपका डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं बेटा, जेड से, कि एक ऐसा डिस्टेंस जो ये बताता है कि कहाँ तक के इमेज की स्टडी हमें रे ऑप्टिक्स से करनी है और कहाँ के बाद की स्टडी हमें वेव ऑप्टिक्स से करनी है, तब हम उसका सही एनालिसिस उस इमेज का कर पाएंगे। यही आपका क्या है, फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस है। क्लियर हुआ। अब इसकी एनालिसिस करनी है। एनालिसिस करने के लिए चलो मान लो कि यहाँ पे क्या होता है, एनालिसिस बहुत ईजी सा है, एकदम कोई बहुत बड़ा सा नहीं है, जैसे नॉर्मल जो स्टडी कर चुके हो ना, बस वही। इस लाइन के ऊपर ये वाली डिस्टेंस को क्या बोलते हो, y बोलते हो। कहाँ लिखूं, यहीं कहीं लिख लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस क्या होती है हमारी, ये वाली पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, y। ठीक है, ये y है। अब या जैसे मान लो ये डिस्टेंस, ये पूरा, चलो इस डिस्टेंस को मैं y लिखती हूँ। क्यों मैंने इस डिस्टेंस को y लिखा है, भाई मैं यहाँ तक की डिस्टेंस की स्टडी कर रही हूँ कि कहाँ तक, क्योंकि देखो यहाँ तक तो पूरा में वेव नेचर है, यहाँ से इस डिस्टेंस के पहले यहाँ से ट्रांजिशन मिल रहा है, तो ये डिस्टेंस हो गई। इस डिस्टेंस तक की स्टडी हम रे ऑप्टिक्स से करेंगे और इस डिस्टेंस की बाद की स्टडी हम वेव ऑप्टिक्स से करेंगे। तो हमें ये जेड फाइंड आउट करना बेसिकली। तो मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस क्या है, मेरी y है। क्लियर। अब देखो ये y का फॉर्मूला वेव से क्या निकाले हो, y का फॉर्मूला हम वेव से क्या निकाले बेटा, ये हम लिखते हैं कि, या फिर एंगल का फॉर्मूला, एंगल निकाले हो जब वेव ऑप्टिक्स कैलकुलेट किए हो। वेव, अगर हम वेव ऑप्टिक्स की स्टडी किए हैं, डिफ्रैक्शन पढ़े हैं, उस समय हम एंगल निकाले हैं। एंगल हम कैसे निकाले बेटा, लैम्डा बाय ए निकाले हो, याद करो। एंगुलर शिफ्ट निकाले हो, लैम्डा बाय ए। ठीक, नहीं याद आ रहा हो, एक बार कॉपी फिर से पलट के देखना। वेव में जब डिफ्रैक्शन पढ़े हो तो डिफ्रैक्शन में आप थीटा निकाले हो, वो थीटा कितना निकाले हो, लैम्डा बाय ए निकाले हो। ठीक, उसी लैम्डा बाय ए में ये डी का मल्टीप्लाई कर देते थे तो डिस्टेंस आ जाता था। वैसे तो एनालिसिस कर रहे थे, तो लेकिन अगर मैं एंगल के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो क्या था, वो लैम्डा बाय ए था। ठीक है, अब देखो इसी एंगल को अगर मैं और दूसरी तरीके से लिखना चाहूँ तो ये एंगल यहाँ पे देखो, यही एंगल तो है ना, ये वाला एंगल, ये भाई ये तो बहुत छोटा सा एंगल है, तो ये एंगल है। अगर इस एंगल को और लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो अगर मैं इस एंगल को लिखना चाहूँ तो ये मेरा क्या हो गया, y। ठीक, आर्क और रेडियस कितना है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मेरा कितना है, z। अब कई लोग बोलेंगे मैडम ये तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा सॉरी, ये s यहाँ पे है, बट इसकी हम यहाँ से एनालिसिस यहीं से कर रहे हैं। ये डिस्टेंस हमारा एकदम ज़्यादा दूर नहीं होगा, बस सोर्स है, हम दिखाने के लिए दूर में कर देते हैं, बट एक्चुअल में लाइट तो हमारा ओपनिंग तो यहीं से, तो हमारे एनालिसिस के लिए जो लाइट आ रही है वो तो यहीं से आ रही है ना। तो ये पूरा कितना है, 2 थीटा। ठीक है, तो ये हाफ के लिए अगर आप थीटा लोगे तो दिस डिस्टेंस इज y और ये डिस्टेंस क्या है, z। एक्चुअली मेरा गला थोड़ा ना डिस्टर्ब चल रहा है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। तो अगर हम थीटा लिखना चाहें तो ये हमने, ये वाला थीटा हमने कैसे लिखा, फॉर्मूले से लिखा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से, ये हमने फॉर्मूले के बेसिस पर लिखा। और ये हमने वेव का जो कैलकुलेट किया था लैम्डा बाय ए, उसके बेसिस पर लिखा। अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा हो वापस से जाओ, वेव पढ़ो, समझ गए, मैं यहाँ फिर से नहीं पढ़ाने वाली। ठीक, अब देखो, अब ये दोनों थीटा हो गए, एक ही थीटा है भाई। एंगुलर, ये जो एंगुलर शिफ्ट है वही एंगुलर शिफ्ट हमने निकाला था, और उसी एंगुलर शिफ्ट को ही हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, दोनों को लिख दिया। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर लैम्डा बाय ए इज इक्वल्स टू वाई अपॉन जेड। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक, अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस लेकिन आती कब है भाई, कहीं पे भी तो नहीं आ जाती ना, या इन बिटवीन नहीं आ जाती, लेकिन कब आती है। ठीक है, तो वही तो समझना है, मेन चीज तो वही है।
कि ये डिस्टेंस हमें मिलती कब है, ये कंडीशन कब आती है। तो ये कंडीशन कब आती है बेटा, ठीक है, देखो, तो ये डिस्टेंस आती कब है, जब क्या होता है, जब हमारा इमेज का साइज, यहाँ पे बनने वाले इमेज का साइज इस अपर्चर के साइज के बराबर हो, एग्जैक्टली बराबर से उसी डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे, सीधा बोलूं तो जितने डिस्टेंस पे या जिस डिस्टेंस पे स्क्रीन रखने पर बनने वाली इमेज का साइज यहाँ से अपर्चर के साइज के बराबर होगा, वही डिस्टेंस आपकी क्या होगी, फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस होगी। मतलब जेड कहाँ पे का जेड, इस डिस्टेंस को d इज इक्वल्स टू जेड, d क्या होगा, जेड के बराबर होगा। मतलब जो d है, ये वाला जो d है वो फ्रेस्नेल जेड, मतलब एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो d है वो फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस के बराबर होगा। कब बराबर होगा बेटा, जब ये जो y है, ये जो y है ये किसके बराबर हो जाए, a के बराबर हो जाए। y किसके बराबर हो जाए, a के बराबर हो जाए, तब उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फ्रेस्नेल डिस्टेंस बोलते हैं। ये कंडीशन है और ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ की गई हैं। ठीक, तो बस अब इस, ठीक है, तो देखो ये वाली डिस्टेंस, ये कंडीशन समझ में आई। जब d इज इक्वल टू जेड के बराबर होता है, d इज इक्वल टू जेड के बराबर तब होता है जब वो फ्रेस्नेल डिस्टेंस के बराबर तब होता है जब y इज इक्वल टू क्या होता है, a। तो यहाँ y की वैल्यू यहाँ a पुट कर दो, तो ये देखो यहाँ से y की जेड की वैल्यू अब निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाय लैम्डा। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनली फ्रेस्नेल डिस्टेंस का इक्वेशन हो गया कि जब z फ्रेस्नेल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, a स्क्वायर बाय लैम्डा, यही वैल्यू आने वाली है कैलकुलेट करने से। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा न्यूमेरिकल बोल लो या कॉन्सेप्ट बोल लो कि जब z की वैल्यू a स्क्वायर बाय लैम्डा के बराबर हो जाएगी तो उस वैल्यू के, इस वैल्यू तक की एनालिसिस आप किससे करोगे, रे ऑप्टिक्स से करोगे। और z की वैल्यू जब इससे ज़्यादा होगी तब आप उस वैल्यू की स्टडी, उस इमेज की स्टडी आप किससे करोगे, वेव ऑप्टिक्स के बेसिस पे करोगे। ठीक, तो इसी बेसिस में बेटा आपके सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं जो क्वेश्चंस में दिए जाते हैं, तो आप एनालिसिस करने की कोशिश करिएगा। ठीक, चलिए फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं।